क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो स्टार्ट करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन जो मैंने आपको बताया था इन एल्कीन, ध्यान से सुनो। तो मैंने बोला था कि हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि एडजेसेंट कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है और इधर वाले कार्बन पे या तो p ऑर्बिटल वेकेंट होगा या पाई स्टार होगा इन केस ऑफ अल्कीन। क्या ध्यान आ रहा है? इनके बीच में ये जो लैटरल अट्रैक्शन डेवलप होता है इसी को हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। सो हाइपर कॉन्जुगेशन ड्रिफ्ट है। किसका ड्रिफ्ट है? कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा का, नॉट अलोंग सिग्मा बॉन्ड, लैटरल। ओके। अब इसको एक्सट्रीम केस में दिखाने के लिए मैंने बोला था कि दैट्स हाउ वी शो। कैसे दिखाते हैं बेटा? जब ये प्लस आ जाए और इसको इधर से इधर ऐसे दिखाते हैं। ध्यान आ रहा है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सिर्फ बदल रहा है, एटम जहां पे थे वहीं है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या होता है? हाँ जी, इसका नाम नो बॉन्ड, क्योंकि देखो यहां बॉन्ड नहीं है, ये दो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, एटम जहां थे वहीं पड़े हुए हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बदल रहा है। और ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर जिनमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बदल रहे हो, स्केलेटन वहीं के वहीं हो, उनको हम क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड, आई मीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। यहाँ बॉन्ड नहीं है इसलिए इसका नाम क्या है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। नाउ कमिंग बैक टू अल्कीन। अल्कीन में कैसे दिखाते हैं फिर से ध्यान से समझना। देखो, अनलाइक कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन में आपके पास एक वेकेंट पी यहां होता है, क्योंकि इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp2, एक पी खाली होता है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये इसके साथ पाई बॉन्ड बनाता है। यहां सभी के पास पूरे इलेक्ट्रॉन है, 8 8, एंड इसके पास भी कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे किसके साथ कॉन्जुगेशन है? तो मैंने आपको एक गाइड किया था कि देख बेटा, जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ रहे होते हैं तो वहां मैंने बताया था दो पी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट करते हैं, एक होता है पाई और एक होता है, पाई को क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग। एंड बॉन्डिंग हमेशा न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में अच्छे से ओवरलैप, अलोंग नहीं, क्योंकि पाई है ना, तो लैटरली होगा। और इसमें मैंने बोला था कि ये दूर अवे जाते हुए दिखाना है ऑर्बिटल्स को। क्या ध्यान आ रहा है? तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पाई तो ऑलरेडी यहाँ पे फील्ड है, मैं उसको दिखा नहीं रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं एम्प्टी ऑर्बिटल जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को लेगा। विच ऑर्बिटल इज दिस? पाई स्टार। तो ये कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा का इलेक्ट्रॉन है इस पाई स्टार के साथ अट्रैक्ट होता है। एक्सट्रीम केस अगर मैं दिखाऊं तो ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि ये बॉन्ड इतना स्ट्रांगली खींचा कि ये बॉन्ड ही तोड़ लिया। अच्छा, जब इनके इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो नेचुरल सी बात है इसका बॉन्ड टूट जाएगा। टूटने की वजह से लॉस किसका हुआ? इस हाइड्रोजन का। तो इस पे कैसा चार्ज? प्लस। इसके पास जैसे ही आया, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 5। पहले देखो 1 2 3 एंड एक हाइड्रोजन के साथ 4 है, 5 बॉन्ड बना नहीं सकता है, तो कार्बन अपना कमजोर बॉन्ड यानी पाई तोड़ता है। अच्छा, पाई इसलिए भी सोच सकते हो तोड़ता है क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा पाई के, तो पाई का ही बॉन्ड टूटेगा, इसलिए हम पाई वाला ही बॉन्ड तोड़ रहे हैं। तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड ये बनेगा CH2 माइनस, एंड यहाँ पे क्या आएगा? H प्लस। ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले भी इस पे कोई चार्ज नहीं था और अभी भी इस पे कोई चार्ज नहीं है। नेट चार्ज +1 एंड -1 मिलके क्या है? 0। तो यहां तक मैंने कल आपको सिखाया था। क्या ध्यान है? बोलिए। चलिए, अब आगे मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, उसको फिगर आउट करो, लिखो। write the total number of write the total number of hyperconjugating structures. Write the total number of hyperconjugating structures write the total number of hyperconjugating structures for the following molecules. Okay, for the following
चलो लिख लिया सबने? चलो बेटा बताओ, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ दिख रहे हैं एंड कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं यहाँ पे? तो याद करो, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, एल्कीन के केस में अल्फा इधर साइड होता है। इधर साइड का मतलब ये पूरे को ग्रुप की तरह समझते हैं, इसके इधर भी इधर भी। तो बताओ क्या ये अल्फा कार्बन है? क्या ये अल्फा कार्बन है? क्या ये अल्फा कार्बन है? बताइए यहाँ कितने हाइड्रोजन है, यहाँ कितने हैं और यहाँ कितने हैं? टोटल कितने हो गए? 7। तो इसके पास 7 अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 7 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? यहाँ बता कितना है? यहाँ 4 आएगा। यहाँ बता, दिख रहा है? 3 एंड 3 6, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। समझ में आ रहा है? 10 आ गया। यहाँ बता बेटा, 8 दिख रहा है? देख, ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, और सभी जगह पे दो दो बॉन्ड ही बचे हुए हैं क्योंकि 4 में से 2 तो बना ही चुका है। तो आंसर कितना है? 8। यहाँ बता, 10 कहां से? 10 कहां से बेटा? इसके बाद तो कोई कार्बन ही नहीं है ना इधर राइट है। तो 3 और 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। सभी को समझ में आ गया? हम्म। चलो, तो जैसे देखो, हमने डिस्कस किया था कि जितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, जितना इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, चाहे वो रेडिकल हो, चाहे वो अल्कीन हो, चाहे वो कार्बोकेटायन हो। तीनों के केस में रूल एक जैसा है। ठीक है? तो यहां पे भी आप लिख सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन is proportional to number of hyper conjugating structure। ठीक है? अब मुझे बताओ, इन सभी में स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इन सभी में, इनको मैं नाम दे देता हूं, ए बी सी डी ई। राइट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दीज 5। आप दोबारा लिख सकते हो मॉलिक्यूल, या अबव मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो क्वेश्चन। कर लिया बेटा? ओके, बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें कौन सा है? सबसे ज्यादा सी है, बिल्कुल सही, क्योंकि 10 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद बताइए ई, उसके बाद बताइए डी, उसके बाद बोलिए ए, और सबसे कम बी फॉर बॉम्बे, है ना? सबसे कम होगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यहां तक सबको समझ में आ गया? हाँ, क्लियर है? अब समझेंगे कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन क्या क्या है। ठीक है, हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। एप्लीकेशन ऑफ
हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। उनमें एक तो सबसे पहला जो मैं अभी तक कराते आ रहा हूं, कौन सा है? स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स, कार्बोकेटायंस एंड अल्कीन। पहला लिख लो भाई, उसमें कुछ कराने की जरूरत नहीं है। इट इज यूज्ड टू डिसाइड द रिलेटिव स्टेबिलिटी, it is used to decide the relative stabilities of carbocation, radical and alkene। कार्बोकेटायन, उसके बाद रेडिकल्स एंड सभी को समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? दूसरा, इसका यूज होता है बॉन्ड एनर्जी के लिए। आज वो समझते हैं बॉन्ड एनर्जी के लिए कैसे होता है। अब देखो, अगर मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे ऐसा बोल दूं कि मेरे को ये बॉन्ड तोड़ना है, एंड फिर बोल दो मेरे को ये बॉन्ड तोड़ना है, फिर बोलो कि नहीं भाई देख मेरे को ना ये भी बॉन्ड तोड़ना है, इन तीनों बॉन्ड में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? मतलब स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, किसका कम है, किसका बहुत ही कम है। तो याद करो, बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, कि भाई कितने बॉन्ड बने हैं दो एटम के बीच में उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। जैसे Cl2 का बॉन्ड में कितना एक ही बॉन्ड है, O2 में कितना होता है डबल, N2 में ट्रिपल है, तो इसमें तोड़ने में कम एनर्जी, इसमें ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए N2 इनर्ट होता है, जनरली रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन इन सभी जगहों पे देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा और हाइड्रोजन सिग्मा के अलावा कुछ बना भी नहीं सकता, तो ये किसी काम का नहीं हुआ। दूसरा मैंने बताया था बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद है क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ जितना बड़ा होगा उतना आसानी से आप बॉन्ड तोड़ सकते हो। यहाँ लेंथ का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ, और मजे की बात सभी का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम। बताओ, एक बार हाइब्रिडाइजेशन बदल रहा होता तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदलती, उससे बॉन्ड छोटे बड़े हो सकते थे, लेकिन सब कुछ सेम है। अब कैसे डिसाइड करें? तो बोले जब कोई तरीका काम ना आ रहा हो ना, तो हाइपर कॉन्जुगेशन को याद करो बॉन्ड तोड़ने के बाद। तो जब भी बॉन्ड एनर्जी आती है, बॉन्ड देखो दो तरीके से तोड़े जाते हैं। कैसे कैसे तोड़े जाते हैं? एक होमोलाइसिस, सबको पता है ना, एंड दूसरा हेट्रोलाइसिस। तो जब बॉन्ड एनर्जी की बात आएगी तो क्या मैं होमोलाइसिस करूंगा या हेट्रोलाइसिस? तो आंसर यस यस, बिल्कुल करेक्ट, होमोलाइसिस। ए डॉट एंड बी डॉट, बॉन्ड एनर्जी इसके लिए डिफाइन होती है। ये तो बॉन्ड एनर्जी से बहुत ज्यादा होता है। इसमें हेट्रोलाइसिस मतलब ये दोनों बॉन्ड तोड़ा और इस तरह से तोड़ा कि इसका इलेक्ट्रॉन खींच करके ये ले गया, तो इस पे प्लस एंड इस पे माइनस। हाँ जी, इसमें लैटिस भी आएगा, बॉन्ड एनर्जी भी आएगी, सबका सम हो जाएगा ये। इस वजह से दिस इज नॉट बॉन्ड एनर्जी। यहाँ जो डेल्टा एच आएगा इज नॉट इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी, यहाँ का जो डेल्टा एच आएगा दैट इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी। अब अगर मेरे को बॉन्ड एनर्जी तोड़ना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? होमोलाइसिस। होमोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा? CH3 डॉट एंड H डॉट। क्या समझ में आ रहा है? मैंने भाई इनको ऐसे तोड़ा कि ये इलेक्ट्रॉन इसका ले जाए, ये ले जाए, कार्बन के ऊपर एक डॉट बना, एक हाइड्रोजन के ऊपर। सबको समझ में आ रहा है? बोलो। इधर CH3 CH2 डॉट एंड H डॉट, इधर CH3 CCH3 CH3 डॉट एंड H डॉट। क्या सभी को समझ में है ये तीनों होमोलाइसिस करने के बाद? अब आप देखो H डॉट तो कॉमन है ना सबके लिए, लेकिन इन तीनों रेडिकल की स्टेबिलिटी अलग अलग है। बताओ इन तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? बोलो। थर्ड ज्यादा स्टेबल है, थर्ड ज्यादा स्टेबल है ना।
ज्यादा स्टेबल मतलब इधर से इधर आना इजी होगा। ये सुनो, अरे ये स्टेबल है तो मतलब इधर से इधर आना इजी। अगर आना इजी है इसका मतलब बॉन्ड कमजोर होगा, तभी तो जल्दी टूट जाएगा। जितना स्टेबल रेडिकल उतना प्रोफाइल नीचे आएगा एनर्जी का, जितना एनर्जी का प्रोफाइल नीचे आएगा इसका उतना इजीली हम बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। आया बात समझ में? क्योंकि रेडिकल स्टेबल है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जानना चाहता है। अब ये देखो, ये रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट था। प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, कितने लोग कह रहे हैं, एनर्जी गैप उतना ही कम होता जाएगा, एनर्जी उतना ही कम देना पड़ेगा। आया बात समझ में? और इस वजह से बॉन्ड एनर्जी सबसे कम कहां होगी, जहां रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे। तो ये बात लिखो, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, तो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स फॉर्म। लिखो, इफ bond order is same and hybridization is also same, bond length is also similar, then bond energy is decided by stability of radicals. 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 Stability of radicals. हाँ बेटा, अब ये एग्जाम्पल लिख लो। इसमें बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा होगा? अगर मैं इसको ए, इसको बी, इसको सी बोलूं तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा कौन? ए, उसके बाद बी और सबसे कम सी, क्योंकि स्टेबल रेडिकल बॉन्ड एनर्जी कम लगेगी।
बच्चों आ गया बात समझ में आप लोगों को? यहां तक क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अगला एप्लीकेशन देखते हैं। एक तो बॉन्ड एनर्जी का था, दूसरा हेडिंग डालो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाँ जी, एप्लीकेशन ही है, इसके चल रहे हैं अभी। क्या हुआ? हाँ जी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, अब समझते हैं क्या होता है। देखो, बचपन में आपने थोड़ी ऑर्गेनिक में ये पढ़ाई करी होगी कि हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, राइट? हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अगर हम हाइड्रोजन को जोड़ें तो ये पाई बॉन्ड टूट जाता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, इसी को सैचुरेशन बोलते हैं। किसी के पास भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर उसको आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सैचुरेशन। और इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन भी, हाइड्रोजनेशन मतलब ऐड होना बोलते हैं। तो H2 ऐड हो रहा है, बेसिकली ऐड हो रहा है। कौन सा बॉन्ड बना रहा है? सिग्मा। कौन सा टूटा? पाई एंड सिग्मा। एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड टूटे हैं, बन क्या रहा है? दो सिग्मा। बताओ कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है? सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है कि पाई ज्यादा स्ट्रांग होता है? सिग्मा। तो बताओ, बॉन्ड जब बनता है, जब एटम्स क्लोज आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है? रिलीज होती है। अरे, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बाबा। ए और बी पास आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, इसके वजह से एनर्जी रिलीज होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक। तो बताओ, इसमें कमजोर बॉन्ड टूट रहा है तो एनर्जी कम लेगा, अच्छे बॉन्ड बन रहे हैं एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। मान लो लिया 100, रिलीज किया 200, तो नेट क्या हुआ? रिलीज ही हुआ, 100 रिलीज ही हुआ। यस और नो? तो बेटा, ये प्रोसेस कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। हाइड्रोजनेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, लिखो नोट करके। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन is an exothermic process, that is heat is released, hydrogenation is an exothermic process। लिख लिया? hydrogenation is an exothermic process, that is heat is released, heat is released in hydrogenation, heat is released in hydrogenation। got it बेटा? बोलिए। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं। डेल्टा एच नेगेटिव है। अब एक बात बताओ, मैं बोलूं कि मेरे पास एक अल्कीन है और एक अल्काइन है, इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे। ध्यान रखना, हाइड्रोजनेशन में इसका रिएक्टेंट का 1 मोल फिक्स होता है। तो बताओ, हाइड्रोजन के मोल्स बढ़ेंगे या सेम रहेंगे? इसका हाइड्रोजनेशन कराने का मतलब क्या? सारा जो पाई बॉन्ड है सब तोड़ दो, क्या बना दो? बताओ कितने मोल हाइड्रोजन लगेंगे इस प्रोसेस में? कितने मोल लगेंगे बोलना बेटा? दो लगेंगे। अरे, दो पाई तोड़ना है तो एक पाई टूटने से दो हाइड्रोजन कंज्यूम होते हैं, दो एटम। तो दो पाई तोड़ने से चार हाइड्रोजन एटम। चार हाइड्रोजन एटम कब मिलेगा? जब हमें 2H2 दिया हो। तो यहाँ दो मोल हाइड्रोजन। अब मेरे को बताओ, इसमें भी एनर्जी निकली, इसमें भी एनर्जी निकली, किसमें ज्यादा एनर्जी निकलेगी? सेकेंड वाले। क्या समझ में आया? कि जो हीट इवॉल्व है ड्यूरिंग हाइड्रोजन, that will be more if the number of pi bond is more in the organic molecule। लिखो, the heat evolve during hydrogenation, जिसको हम क्या बोलते हैं? heat of hydrogenation। the heat evolved during hydrogenation will be more
if more pi bonds are present in organic molecule. जैसे अगर ऊपर वाले का -120 है तो इसका अब वो एग्जैक्ट वैल्यू डबल नहीं होगा, उससे थोड़ा चेंज हो सकता है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रैंडम वैल्यू, इट विल बी मच ग्रेटर देन, लगभग लगभग मान लो लगभग लगभग 230 ऐसा मैं मान ले रहा हूं किलो जूल पर मोल ना, बिल्कुल रैंडम वैल्यू दे रहा हूं बेटा, बस ये समझाने के लिए कि वैल्यू बढ़ती है, जरूरी नहीं है कि सीधा डबल हो जाए, है ना, क्योंकि पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ अल्कीन और अल्काइन में सेम नहीं होता है, अल्काइन में और तगड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। क्या सबको समझ में आया? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3 प्लस 2H2, यहाँ पे कितना आ रहा है एनर्जी? -230। तो एग्जाम्पल लिख लेना इन दोनों का, इंपॉर्टेंट है ये दोनों एग्जाम्पल लिख लेना। कर लिया बेटा आप लोगों ने? इसको अच्छे से कर लिया? नोट कर लिया? अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मान लो दो मॉलिक्यूल ऐसे हो जिनके पास पाई सेम हो जाए, जैसे इसमें देखो एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, अब तुम्हारे हिसाब से इनमें जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू होगी किसमें ज्यादा होगी? सोच के बताना, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मैंने, एकदम सोचने वाला क्वेश्चन पूछा है, देखते कौन आंसर करता है। इन दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यानी किसमें ज्यादा एनर्जी निकलेगी, किसकी ज्यादा होगी, ये सोचना है। क्या लगता है? चलो 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 चलो, एनीवन वुड लाइक टू से? तुम कह रहे हो नीचे वाले में ज्यादा एनर्जी निकलेगी? ओके ठीक है, ये ऊपर वाले में निकलेगी, ऊपर वाले में निकलेगी, ठीक है। चलो एक्सप्लेन करो कैसे। हाँ पीछे आना चाहेगा, चलो अच्छी बात है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन कि भाई इन दोनों अल्कीन में ये अल्कीन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं। अरे बोलो यार। दूसरी चीज हमने ये पढ़ा है कि ये कौन सा रिएक्शन है, एंडो या एक्सो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट ऊपर रहता है और प्रोडक्ट का नीचे रहता है, ये सुनो, मतलब प्रोडक्ट में सारे वही सिग्मा सिग्मा बन रहे हैं, उसको मैं फिक्स कर लेता हूँ, बॉन्ड टूटने वाला पाई है, बनने वाला सिग्मा, इसको फिक्स। अब बता, अगर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल हुआ तो ये जो गैप है यही तो डेल्टा एच, यही तो एचओएच है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच इज एचओएच ओनली ना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यस और नो? अब बताओ, अगर रिएक्टेंट और स्टेबल, स्टेबल होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी नीचे आ जाए, तो अब बताओ डेल्टा एच का वैल्यू कम हो गया या बढ़ गया? कम होता है। रिएक्टेंट जैसे जैसे ज्यादा स्टेबल होता जाएगा वैसे वैसे गैप कम होता जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होता जाएगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अनडाउटेबली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, लेकिन अगर पाई बॉन्ड सेम हो जाए,
या कुछ एबनॉर्मल स्टेबिलिटी आ जाए तो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। क्या समझ में आया सभी को? क्या सभी को ये बात समझ आई कि इनमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसकी भी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका हीट इवॉल्व कम होगा। अब ये मैंने आपको इस लॉजिक से भी समझा दिया जो थर्मोडायनेमिक्स के लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि भाई अगर, सॉरी, कि अगर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है तो नेचुरल सी बात है कि इनके बीच में जो गैप है वो कम हो जाएगा। कम स्टेबल है तो ऊंचा है तो इनका गैप ज्यादा होगा। इसको थोड़ा बढ़िया से आप एक्सप्लेन करके लिखोगे, दिस इज द राइट एक्सप्लेनेशन, दैट्स हाउ यू आर सपोज टू थिंक ओवर इट। एंडो है या एक्सो है उसके हिसाब से कौन स्टेबल है ये सोचना है। अब जैसे मान लो यही रिएक्शन एंडो होता, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये रिएक्शन अगर एंडो होता देखो इधर ध्यान से, एंडो का मतलब रिएक्टेंट नीचे प्रोडक्ट ऊपर, तो ये ऐसे जाता। अब सोचो अगर ये ज्यादा स्टेबल हो जाता तो और नीचे आता, तो कितने लोग कह रहे अब तो गैप और बढ़ जाता। बोलना बाबा प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का गैप ही तो डेल्टा एच होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हर बार रिएक्टेंट स्टेबल हुआ तो हीट कम लगने वाली है या एब्जॉर्ब होने वाली है। समझ में आ रहा है ना? वो तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्शन कैसा है, स्टेबिलिटी। और हमने बेसिक तो पढ़ा ही है थर्मोडायनेमिक्स का, उसके हिसाब से हम ऊपर नीचे हल्का हल्का करके देख लेंगे। क्योंकि ये एक्सोथर्मिक था तो सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यही चीज है कि अगर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल हुआ तो हीट इवॉल्व कम हो जाएगा, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होने लग जाए तो हीट इवॉल्व ज्यादा होने लग जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट और नीचे आएगा, ये गैप और बढ़ जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट में सभी में कार्बन हाइड्रोजन ही बॉन्ड बन रहे, कुछ नया बॉन्ड तो नहीं बन रहा है, इसलिए मैंने उसको सेम लेवल पे रखा है। क्या सभी को समझ में आ गया ये बात? इसको एकदम अच्छे से दिमाग में रखना है कि ये तब लगाना है जनरली जब सिमिलर टाइप ऑफ पाई बॉन्ड आ जाए तो। ओके, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन दूं, करोगे? लिखो। तो यानी अगर इसका मुझे डेल्टा एच करना रहे तो मुझे कितना लिखना चाहिए? इससे कम, -120 है तो मैं हो सकता है -115 किलो जूल कर दूं, कम हो गया। मैग्नीट्यूड वाइज में बात कर रहा हूं, साइन वाइज देखोगे तो यही बड़ा है, -115 इज ग्रेटर देन -120। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। आई बात समझ में? चलो नोट कर लिया इसको। कर लिया बेटा? लिखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, arrange the following in increasing order of magnitude of heat of hydrogenation value, magnitude of heat of hydrogenation value। चलो देखते हैं, CH3 CH double bond CH2, CH double bond, sorry, CH2 double bond CH2, and then CH3 C CH3 H। मैं इसको ABCD से डेजिग्नेट कर दे रहा हूं। एक F भी दे दे रहा हूं।
क्या आ गया, करें आगे। चल बेटा बताओ क्या लिखा है तुम लोगों ने। तो देखो सबसे ज्यादा किसका होगा, एफ का, बिल्कुल सही, क्योंकि सबसे पहले क्या देखना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जितने पाई बॉन्ड्स होंगे उतने ज्यादा हाइड्रोजन कंज्यूम होंगे, उतने हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बनेंगे, उतनी एनर्जी निकलेगी। हाथ उठाओ कितने लोगों का सही हुआ ये। एफ तो काफी ज्यादा होगा, लगभग डबल होगा। वेरी गुड। इसके बाद बाकियों में एक है, क्योंकि इसमें पाई कितना है, पाई 2 है, और बाकियों में पाई कितना है, 1। बाकियों में रिलेटिव स्टेबिलिटी के हिसाब से कर दो। बताओ जितना स्टेबिलिटी ज्यादा उतना ही कम क्या आएगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ई में 3 3 6 3 9 एंड 3 12 हाइपर कॉन्जुगेटिंग, तो सबसे कम किस में आएगा, सबसे कम सबसे ज्यादा एफ, सबसे कम ई। अच्छा जी, ई से ज्यादा, अभी इन दोनों में 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है ना, इसमें भी 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग। अब बड़ा मामला फंस गया यार, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, सिस या ट्रांस। ये फॉर्म सिस बोलते हैं और ये क्या बोलते हैं, ट्रांस। क्यों ट्रांस बोलते हैं, ये जो सिमिलर ग्रुप है ना, अपोजिट साइड हो जाए तो इनको ट्रांस बोलते हैं, सेम साइड हो तो क्या बोलते हैं, सिस। आइडेंटिकल ग्रुप डबल बॉन्ड के एक तरफ हो जाए तो क्या होगा, सिस, और अपोजिट हो जाए तो ट्रांस। अब इनमें कैसे डिसाइड किया भाई, 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है, क्यों, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जिसमें जितना ज्यादा क्राउडेड है, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्राउडेड जितना ज्यादा है उतना ज्यादा रिपल्शन होगा। तो CH3 एंड CH3 रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट तो करते नहीं है क्योंकि दोनों पे चार्जेस एक जैसे हैं, रिपेल करेंगे तो इनको दूर रखो, यहां ये दूर है, इसलिए ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, ओके, लेस रिपल्शन में। तो ज्यादा स्टेबल है तो हीट ऑफ हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो कम का मतलब कौन सा आएगा, डी। उससे ज्यादा, अच्छा जी, इन दोनों में और इससे बढ़िया, ये ऑर्डर होगा ओवरऑल। कितने लोगों का सही हुआ पूरा, बहुत बढ़िया। अच्छे से नोट कर लेना, छोटी छोटी डिटेलिंग है इसके अंदर ना, वो इंपॉर्टेंस रखता है। पाई बॉन्ड कैसे देख रहे हैं, ये सब कैसे देख रहे हैं। आ गया क्या सबको समझ में, सभी को आ गया समझ में, ओके जी। अब चलते हैं हम लोग, इसके बाद अगला हेडिंग डालते हैं, क्या, हीट ऑफ कंबशन। हेडिंग डालिए, हाँ जी, कंबशन, ये हाइड्रोजनेशन था, अब हम जलाने की बात करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जलाएंगे हम लोग ऑक्सीजन दे दे के। चलो हेडिंग डालो, हीट ऑफ कंबशन। चलिए बेटा अब समझते हैं कंबशन रिएक्शन क्या होता है। कंबशन रिएक्शन का मतलब कोई भी मॉलिक्यूल को इनफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इग्नाइट किया जाए, तो जैसे H2 है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इग्नाइट कर दिया तो क्या बनेगा, H2O, दिस इज कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। कंबशन ऑफ मीथेन में बात करूं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इग्नाइट करोगे तो CO2 एंड H2O। देख कार्बन ऑक्सीजन लेके CO2 बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके H2O बनाता है। समझ में आ रहा है बात मेरी, बोलो तो ऐसे दिमाग में रखना है। अभी मैं इन्हीं दोनों की बात ही कर रहा हूं और कहीं जा ही नहीं रहा हूं। तो CH4O2, अब जरा बैलेंस कर लेते बाबा, इधर कितने हाइड्रोजन है, 4, इस साइड कितने हैं, तो क्या डबल लगा दो। अच्छा जी, ऑक्सीजन कार्बन दोनों तरफ बैलेंस्ड है, 2 ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, इधर कितना है, तो 2 डाल दूं क्या, तो 2 बैलेंस हो गया, बोलो, ओके।
अब बताओ बस एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर मैं 1 मोल H2 जलाऊं और 1 मोल मीथेन जलाऊं, क्या लगता है तुम्हें कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, किससे ज्यादा हीट निकलेगा? कंबशन रिएक्शंस आर मोस्टली एक्सोथर्मिक, जैसे हाइड्रोजनेशन एक्सोथर्मिक होता है, ऐसे ही कंबशन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की बॉन्ड बनाने की पावर ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू एनी अदर एटम। बताओ सबसे ताकतवर कौन है पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज? फ्लोरीन। सेकंड बाहुबली कौन है? ऑक्सीजन। तो इसके साथ जो बॉन्ड बनते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, एंड बॉन्ड स्ट्रांग बनेंगे, रिलेटिवली कमजोर बॉन्ड टूटेंगे, तो एनर्जी रिलीज होगी। ये हमने समझ लिया था अभी। तो ये भी एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक। एंड तभी तो यार आग जलाने से हमें हीट बाहर मिलती है, नहीं तो सोचो कितना मजा आता। आग भी लगी हुई है और ठंड भी लग रही है है ना? एक्सोथर्मिक है, हीट इवॉल्व होता है, तभी तो हम लोग पूरा अभी बोन फायर का एंजॉय कर रहे होते हैं अभी ठंड में ना। क्रिसमस के टाइम से वो ऐसा आ जाएगा जब अंधेरा हो जाता है पूरा चंडीगढ़ में, तब सिर्फ आप उधर बगल में बोन फायर लगा के, एंड 13 जैन को आते आते सभी घरों के बाहर में देखता हूँ आराम से आग सेक रहे हैं सभी लोग, है ना? होता है ना ऐसा? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर वो ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा उससे डेल्टा एच नेगेटिव ही आने वाला है, और यही रीजन है मतलब हीट इवॉल्व होने का। इज दैट क्लियर? अच्छा, हाँ जी बताओ, अब आपको क्या लगता है कहाँ से ज्यादा ऊर्जा निकल रही होगी, बताओ। किधर से? H2 से या CH4 से? ध्यान रखना मैंने कंडीशन दिया है, दोनों का 1-1 मोल मैंने जलाया है। हाँ, द राइट आंसर इज CH4, क्योंकि इसमें H2O भी बन रहा है और डबल बन रहा है और CO2 भी बन रहा है, खूब सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी। अगर मैं बोलूं कि CH3 ले लिया एंड ऑक्सीजन ले लिया, एंड ये भी CO2 H2O बनाएगा, ये सुनो, क्योंकि कार्बन कहाँ जाता है CO2 में, हाइड्रोजन कहाँ जाता है H2O। बता इधर कितने हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन 6, तो यहाँ क्या रख दूं, 3 रख दूं। कार्बन कितने? तो बैलेंस कर दूं। अब देख कार्बन एंड हाइड्रोजन बैलेंस हो तब ऑक्सीजन करना, क्योंकि ऑक्सीजन यहां से भी मिलेगा कुछ यहां से भी मिलेगा। तो बताओ कितने ऑक्सीजन इधर? 4 और 3 मिला के 7, तो क्या मैं 3.5 लिख दूं क्या? अब तुमसे अगला क्वेश्चन है, इन दोनों में तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों में किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी, मिथेन की या इथेन की? हाँ, इथेन की, ऑफ कोर्स इथेन की। अच्छा जी, अब एक काम कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से सुनो भाई, बातें बिल्कुल नहीं। कितने कार्बन? अरे इसका फॉर्मूला लिख लो ना, 1 2 3 4 है, C4, कोई डबल बॉन्ड है क्या इसमें? नहीं। तो H कितना होगा? 10 होगा, अल्केन का फॉर्मूला है। ब्रांचिंग हो गई, आइसोमर बन गया, C4H10। C4H10 को जब हम O2 से जलाएंगे और बनाएंगे 4CO2 प्लस 10 है, तो यानी 5H2O, कितना ऑक्सीजन चाहिए? 6.5। क्या समझ में आ रहा है? इससे डेल्टा एच जो भी निकलेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका जो डेल्टा H1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा H1, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा H2, इसका मैग्नीट्यूड, इनमें आपको क्या लगता है कौन सा ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा होगा इसका। अब ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं? बड़ा प्लेन सा रीजन है, जितना ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा उतने ज्यादा बॉन्ड्स बनेंगे ऑक्सीजन से, उतना ही ज्यादा हीट निकलेगा। तो इसने सिर्फ हाफ लिया, इसने 2 लिया, इसने 3.5, इसने 6.5, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किससे निकलेगी? या दूसरा तरीका ये भी देखने का है, कितने सारे एटम हैं जो ऑक्सीजन से बाइंड करने वाले हैं। कार्बन हाइड्रोजन गिन लो, 4 और 10 14 है यहाँ पे। यहाँ पे कितने हैं भाई? 8 है ना, 2 कार्बन भी तो है और 6 एटम, और यहाँ, तो ऐसे करके भी सोचा जा सकता है, जितने ज्यादा कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम होंगे उतने ज्यादा CO2H2O बनेंगे, उतना ही ज्यादा डेल्टा एच नेगेटिव होता जाएगा। लिखो। हाँ बाबा, ओहो, क्यों बॉन्ड बना बना के पागल होना है, पागल होना है तुम्हें?
अभी ये मैंने ऐसे लिख दिया, मैं इसी में आई से, तुम बॉन्ड काउंट करोगे, क्यों करोगे? एटम काउंट करो, बैलेंस कर लो, बहुत ज्यादा मन कर रहा है बैलेंस कर लो, इससे अच्छा आइडिया कहीं नहीं आएगा। ठीक है, नोट करके लिखो ये बात। कंबशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। कंबशन रिएक्शन इज मोस्टली एक्सोथर्मिक। ओके, लिख लिया ना? एंडोथर्मिक लिखा तूने? ठीक है, अगला लिख लो। Heat of combustion is defined as the amount of heat released. Heat of combustion is defined as the amount of heat released, the amount of heat released the amount of heat released when 1 mole of given molecule or compound is burnt completely, in the presence of adequate amount of oxygen, in the presence of enough amount, yeah, adequate amount of oxygen. Okay, and heat of combustion proportional to नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, या फिर कह लो नंबर ऑफ O2 कंज्यूम्ड, ये सुनो, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वही बात स्टेबिलिटी वाली, याद आ रही है क्या? रिएक्टेंट, जितना स्टेबल रिएक्टेंट, क्योंकि ये भी एक्सोथर्मिक है तो ये भी वही रूल फॉलो करेगा जो हमारा पिछला था। ये तब लगाना, ये तब लगाना जब आइसोमर्स हो जाए, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन कंज्यूम तभी सेम होगा जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम हो जाए, वरना तो ये बदलेगा हर बार। भाई हाइड्रोजनेशन में ऐसा नहीं था, हाइड्रोजनेशन में तो फॉर्मूला कुछ भी बदलो, उसको मतलब पाई बॉन्ड से था, यहां मतलब हर एटम से है। तो ये तभी लगा सकते हो जब आइसोमरिक एग्जांपल आ जाए आपके पास, फॉर आइसोमर्स। ओके, हाँ, यहाँ स्टेबिलिटी वाली चीज बड़ी डिफाइंड है, जब आइसोमर आ जाए तभी देखना। ठीक है, चलिए देखा जाए, क्वेश्चन करें, लिखो। ओके, नोट।
क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, arrange the following in increasing order of, arrange the following in increasing order of heat of combustion value, heat of combustion value, उसमें लिख लो H2 CH4 C2H6 C4H10। आंसर सीधा सीधा आ जाएगा बेटा, ठीक है, ये लिख लेना एग्जाम्पल में। इसका दूसरा पार्ट दे रहा हूं, ये पहला पार्ट था, दूसरा दे रहा हूं कि आपके सामने इस बार ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड C डबल बॉन्ड CH3 CH3, फिर दे रहा हूं CH डबल बॉन्ड एंड CH3 एंड फोर्थ एंड फिफ्थ दे रहा हूं, इसमें एक सिस एंड एक ट्रांस दे रहा हूं। ये मिटा दो पूरा, चले बेटा, आई चलिए देखते हैं। कर लिया इसको, आओ चलो देखते हैं। ये बताओ फॉर्मूला देखो पहले, इसका कितना है, ये कितना है C4 सॉरी C2H4, ये कितना है बेटा H12, ये कितना है, यहाँ 2 रहेगा सॉरी, C3H6 है, और ये कितना है C4H8, और ये C4H8। तो अब ये दोनों आइसोमर हो गए है ना, ये आइसोमर है तो इनके लिए अलग, बाकियों के लिए अलग। तो ट्रीटमेंट के हिसाब से क्या होगा, सबसे कम किसका होगा, कम कार्बन C2H4, इससे ज्यादा C6H12 सॉरी, दो कार्बन के बाद कौन सा आएगा, 3 वाला C3H, इससे ज्यादा। अब C4H8 में ज्यादा किसका होगा, ट्रांस का या सिस का, सिस वाले का। तो यहां पे आप लिखोगे C4H8 सिस से ज्यादा C4H8 किसका होगा, ट्रांस, क्योंकि आपको पता है कि आइसोमर के केस में क्या होता है। और इससे ज्यादा किसका होगा, 4 के बाद 5 तो कोई नहीं है ना, सीधा 6 C6H12, दैट विल बी द आंसर। क्योंकि हमें कार्बन हाइड्रोजन देखने थे तो इसलिए हमने ऐसा। बात उठाओ कितने लोग का सही हुआ ये, वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा इसी के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन का एक लास्ट एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन करते हैं।
एंड वो है साइक्लोप्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन एंड हेक्सेन का। चलो देखते हैं तुम लोग क्या करते हो। राइट इट डाउन। थर्ड पार्ट। अच्छा उससे पहले मुझे एक बात बताओ, इनमें रिलेटिव स्टेबिलिटी याद है क्या? रिलेटिव स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा होता है, हाँ जी, हेक्सेन का। अभी ये याद कर लो, इसको याद कर लो भी, ठीक है, कि सबसे ज्यादा किसका होता है? हेक्सेन का। ये क्यों है ऐसा? एंगुलर स्ट्रेन के वजह से। याद आ रहा है? इसमें देखो एंगल कितने डिग्री का है? 60। और होना कितना चाहिए? 109। क्यों 109 होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp3 टेट्राहेड्रल का एंगल कितना होता है? 109 डिग्री होना चाहिए उतना, बट है कितना? तो इसलिए ये ऐसा ऑर्डर आता है ना, रिलेटिव स्टेबिलिटी। चलो हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर बताओ। बोल बेटा, क्या आएगा आंसर? ये आएगा क्या? हाँ, स्टेबिलिटी से उल्टा क्यों नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि सर ये आइसोमर नहीं है। आइसोमर होंगे तब ना देखेंगे। अभी तो हम क्या देखेंगे? सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन। ये 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 4 और 8, ये 5 और 10 है, और ये 6 और 12। लेकिन अगला क्वेश्चन, हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप फॉर, चलो अब बताओ, मजा आएगा। इसका मतलब क्या है वो समझाता हूं पहले ना, कई लोगों को समझ ही नहीं पड़ा होगा क्या कर रहे हैं सर। देख बेटा, C3H6 जब ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो बनाएगा 3CO2 एंड प्लस 3H2O। डू यू गाइस एग्री? इसको क्या मैं लिख सकता हूं? दिस इज नथिंग बट CO2 थ्राइस। अरे बोलना। अच्छा, जो भी हीट निकल के आ रहा होगा, लेट अस सपोज कि वो मैग्नीट्यूड वाइज x है, तो क्वेश्चन में कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। ऐसे ही C4H8 वाले का O2 के साथ जो 4CO2 n प्लस 4H2 आ रहा होगा, और 4 और 12, और यहाँ पे कितना आएगा? 6 आ जाएगा ना। यहाँ कितना आएगा? 6 आ जाएगा क्या? 6 और 3 9। हाँ, तो देखो ये CH2 का कितना हो गया? बेसिकली 4 टाइम्स। तो ये बोल रहा है अगर इसका डेल्टा H तेरा Y आ रहा है मैग्नीट्यूड में, तो इसका कंपैरिजन करना है Y बाई 4 का, एंड इसका कंपैरिजन किसका करना है? इसका X बाई X, X बाई 3। X by 3 is heat of combustion per CH2, and Y by this is heat of combustion per CH2। क्या समझ में आया? मतलब हीट ऑफ कंबशन तो बिल्कुल सीधा ऑर्डर है, पर CH2 जैसे ही आ जाए तो क्वेश्चन क्या आइसोमर का बन गया क्या? क्या मुझे पूरा वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि जितने भी CH2 है उससे डिवाइड करके वैल्यू बताओ। तो पर CH2 वाइज किसका आंसर आएगा? स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी बताओ ज्यादा किसका होता है? तो इसका सबसे, अब आंसर ऐसा हो जाए। आया बात समझ? और ये वैल्यू प्रूवन है,
क्योंकि हमें स्टेबिलिटी भी पता है और ये वैल्यूज का डेटा भी पता है थर्मोडायनेमिक, तो इसलिए ये पर CH2 का मतलब लिख लेना। कई लोग इसी में गलती करते हैं, उन्हें यही नहीं पता चलता है पर CH2 का मतलब क्या है। सो हैव टू राइट दैट। अच्छा, यहाँ ऑर्डर में ध्यान रखना, ट्रांस ज्यादा स्टेबल था ना, तो यार ट्रांस पीछे आएगा, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो। सिर्फ ज्यादा आएगा ना, स्टेबल ज्यादा हुआ तो हीट कम निकलेगी ना। तुम लोगों ने भी उल्टा लिख लिया मेरे साथ साथ। सही लिखा है, ठीक है, तो ये कर लेना। चलो यहाँ तक डन। सो विद दिस एवरीवन वी आर डन विथ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए ये क्लास मेनली कंडक्ट करी गई है उसका नाम है रेजोनेंस। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। हेडिंग डालिए रेजोनेंस। रेजोनेंस, ओके। चलिए समझते हैं। देखो, रेजोनेंस है क्या, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स किसे बोलते हैं, इस बात का स्टार्ट मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में ही करा दिया था, याद आ रहा है। आज फिर से वापस से हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस, इनके 3 पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनेंगे जहां पे स्केलेटन एटम बिल्कुल फिक्स्ड है, जैसे डबल बॉन्ड O माइनस एंड O माइनस। डू यू गाइस एग्री? या फिर दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा जिसमें O माइनस ऊपर चला जाए। अच्छा ये ध्यान देना, मैंने घुमाया बिल्कुल नहीं है, ये ऐसे ही पड़े हुए हैं। अगर तुम्हें समझ कम पड़ रहा है कि ये तो सर ऐसे घुमा दो ऐसे बन जाएगा, तो इसको नंबर 16 कर लो, ये 17 या 18, मतलब आइसोटोप्स 16 17 18। तो मैं बता रहा हूं कि एक बारी डबल बॉन्ड 16 के साथ, एक बारी 17 एंड एक बारी 18 के साथ। सो आई हैव नॉट बेसिकली रोटेटेड द मॉलिक्यूल, वो अपने जगह फिक्स्ड है, उसमें कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं। मैं चेंज क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट तीसरा, ये जो कार्बोनेट के 3 स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें स्केलेटन फिक्स्ड है। स्केलेटन मतलब उनके जो एटम्स है अपने जगह फिक्स्ड है, क्या बदल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में हम डबल साइडेड एरो दिखाते हैं बेटा, या इसका दूसरा नाम होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। देखो, अभी करेंगे, आज आज उसी को सीखना है। आज का टॉपिक ही इसलिए है कि हम एक्सटेंड करेंगे रेजोनेंस को। क्या बेटा? नहीं मतलब ये
इधर से इधर तो ऐसे रोटेट करके भी तो बना सकते थे, वो हमने नहीं किया है। हमने जो एटम है वो वहीं पड़ा हुआ है, हमने सिर्फ ये पाई को इधर से इधर किया है। हमने किसको मूव किया है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, और बाकी कुछ नहीं मूव किया। ठीक है, देखो, रेजोनेंस इज द representation of different electronic structure of a molecule, different electronic structure of a molecule. Resonance is the representation of different electronic structure of a molecule without disturbing the positions of atoms, without disturbing the position of atoms, yani keeping the skeleton same. Resonance is the different representation of electronic structure of a molecule without disturbing, yes, position of atoms. जो जहां पे है वो वहीं रहने वाले हैं, विदाउट डिस्टर्बिंग स्केलेटन भी लिख सकते हो, एक ही बात है। एग्जाम्पल लिख लो, रेजोनेंस इन कार्बोनेट हेडिंग डाल करके, एंड फिर ये तीनों एग्जाम्पल दिखा। रेजोनेंस इन कार्बोनेट CO3 2 - आ गया समझ में सभी को? अच्छा जी, अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछने वाला हूं। ये बताओ, आपको पता है ना बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ ये क्या होता है? आपको पता है कि लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर बॉन्ड, यहाँ पे तीनों बॉन्ड क्या है? कार्बन ऑक्सीजन का। लेकिन क्या तीनों आइडेंटिकल है? नहीं, दो एक जैसे हैं, तीसरा अलग है। ये सुनो, क्योंकि दो सिग्मा है और एक क्या है? सिग्मा एंड पाई दोनों है। क्या समझ में आ रहा है? तो क्या बॉन्ड लेंथ मैं लिख सकता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है जी? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एनी टू एटम। जैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड साइज ऑफ द एटम्स। एंड बाकी और भी फैक्टर्स होते, फिलहाल अभी हमारा इससे ही काम चल जाएगा। ये बताओ, इसमें दो अलग अलग बॉन्ड ऑर्डर दिख रहे थे, तो उस हिसाब से हमें लेंथ कैसा मिलना चाहिए? दो आइडेंटिकल एंड एक अलग, मतलब टू डिफरेंट लेंथ मिलना चाहिए। बोलो। बट जब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटली इसको देखा जाता है तो पाया जाता है ऑल थ्री कार्बन ऑक्सीजन लेंथ आर आइडेंटिकल। अब अगर हम उस बात को सही माने तो करेक्ट मॉलिक्यूल तो वो होना चाहिए जो इस चीज को डिपिक्ट करे कि तीनों बॉन्ड एक जैसे दिखाई दे, लेकिन यहां एक बॉन्ड अलग, बाकी दो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स डू नॉट डिपिक्ट द ट्रू प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल। ये बात लिखो नोट करके, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर नॉट रियल स्ट्रक्चर। बना रहा हूं ना, रुक जा, बना रहा हूं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर नॉट रियल स्ट्रक्चर्स of the molecule. Resonance structures are not the real structures of the molecule because they do not describe the true property of molecule. Because they do not describe क्या नहीं डिस्क्राइब करते हैं? the true property of the molecule. Like, ये बात लिखो, all the carbon oxygen bond in carbonate, एग्जाम्पल में लिख लो आप, एक, all the carbon oxygen bonds in carbonate are identical
all the carbon oxygen bond in carbonate are identical by X-ray diffraction। हाँ बिल्कुल सही, obtained by X-ray diffraction। ओके, ये ब्रैकेट में लिख सकते हो इस चीज को, एक्सरे डिफ्रैक्शन को, यानी ये एक्सपेरिमेंटल चीज है। बट थ्रू रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इट शुड हैव टू डिफरेंट बॉन्ड लेंथ, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है और दो सिंगल बॉन्ड है। इट शुड हैव डिफरेंट बॉन्ड लेंथ। अब कई लोग के दिमाग में आता है, सर आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इनको इक्विलिब्रियम में दिखा लो। इक्विलिब्रियम में दिखाने का मतलब कि तीनों स्ट्रक्चर मिलने लगा, तब भी ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि जब लाइट जाएगी किसी भी मॉलिक्यूल से टकराएगी तो हर मॉलिक्यूल में ऐसा मिलेगा कि एक लेंथ अलग, दो लेंथ अलग। अरे इक्विलिब्रियम का मतलब ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो किसी भी टाइम पे जब लाइट स्ट्राइक कर रहा होगा तो इनके इन लेंथ को अलग बनाएगा, इन दोनों को अलग बताएगा। इनमें भी स्ट्राइक करेगा तो ये दोनों का लेंथ अलग और इन दोनों का लेंथ अलग और इसका लेंथ अलग। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को कई लोग बोलते हैं क्या इक्विलिब्रियम में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इक्विलिब्रियम में तो रियल चीजें होती है ना भाई। अरे मैं बोलता हूं कि अमोनिया इन इक्विलिब्रियम विद N2NH2, अमोनिया हाइपोथेटिकल थोड़े, H2 और N2 तो रियल मॉलिक्यूल्स है ना, तो वो रियल चीजों के बीच में, ये हाइपोथेटिकल हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। जस्ट इसमें इस चीज का ध्यान दिया गया है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, यानी हमने सिर्फ बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाया है, ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट स्ट्रक्चर तो हमेशा वो होता है जो मॉलिक्यूल का सही प्रॉपर्टी डेजिग्नेट करे। अब दिमाग में आएगा सर फिर करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है? द करेक्ट स्ट्रक्चर इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? और हाइब्रिड स्ट्रक्चर में बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम बोलते हैं ये पाई बॉन्ड ना एक की प्रॉपर्टी नहीं है, पाई बॉन्ड तीनों की प्रॉपर्टी है। तीनों की प्रॉपर्टी मतलब अब इसे फिक्स्ड मत दिखाओ, डॉटेड दिखाओ। और ये नेगेटिव चार्ज ना इन दोनों की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि तीनों की प्रॉपर्टी। कितने चार्ज थे? -2। कितने जगह पे इक्वली डिवाइड करना है? तो -2/3 ऑन ईच। आ रहा है बात समझ में? तो जब पोटेंशियल मैप से चेक किया जाता है तो देखा जाता है तीनों ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। समझ में आया? तो इसका रियल कहानी है। अच्छा जी, अब बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, याद है ना कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर? भाई देखो, इसके बीच में एक तो सिग्मा है और एक पाई। एक सिग्मा है लेकिन पाई बॉन्ड कितने जगहों पे डिवाइड हुआ? एक ही पाई था, तीन जगह इक्वली डिवाइड हुआ तो 1/3। कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर? 4/3, यानी 1.33। ये बात लिख लो। हाइब्रिड स्ट्रक्चर is the real structure of carbonate ion। क्या चीज? सिग्मा 2 कहां से हो गया? बॉन्ड ऑर्डर जब भी बोलते हैं तो सिर्फ 2 एटम लेकर के चेक किया जाता है, सबको जोड़ा नहीं जाता है, सिर्फ 2 एटम। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं CO2 में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो ये मत बोल देना 2 और 2 4। तुम्हें बोलना पड़ेगा अच्छा बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन ओनली डबल बॉन्ड इज देयर। समझ में आ रहा है ना? मैं तुमसे पूछूं कि भाई ये बताओ इसमें कार्बन ऑक्सीजन का क्या बॉन्ड ऑर्डर है, तो बोलोगे डबल है एंड सिंगल। सबको जोड़ के नहीं बताया जाता है, दो एटम के बीच में जो बॉन्ड्स हैं उन्हीं को बताते हैं। आ रहा है बात समझ? फिर से समझाता हूं, ध्यान दो इधर। जब भी बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो दैट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बिटवीन एनी टू एटम। तो ये दो एटम लिया मैंने, इनके बीच में सिग्मा कितना बना है? देखो ना, सबका सिग्मा तो एक ही था, पाई ही था जो कभी यहां कभी यहां कभी यहां घूम रहा है, और पाई ही सब जगह पे इक्वली डिलोकलाइज्ड है। तो सिग्मा एक है, पाई एक डिवाइडेड बाई 3 क्यों किया? क्योंकि इक्वली तीनों जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये आ गया आंसर हमारा 4/3। बड़ा वियर्ड सा है। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर्स भी आते हैं खास करके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की वजह से। आ रहा है बात समझ में? तो ये है। तो अगला दिमाग में आएगा सर ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर फिर पढ़े क्यों जब रियल नहीं है? तो इसलिए पढ़ना है कि आपको ये आइडिया लगे कि हाइब्रिड
स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे दिखाना है, क्योंकि अगर आप ये इंडिविजुअल स्ट्रक्चर बनाते नहीं तो आपको पता कैसे चलता कि तीनों जगह इक्वली डिवाइड होने वाले हैं। इसलिए पढ़ना जरूरी है ताकि हमें रियल मॉलिक्यूल की पिक्चराइजेशन हो सके। और अनफॉर्चुनेटली अभी तक जितने भी हमने पढ़ाई करी हुई है, जितनी भी पढ़ाई करी हुई है अभी तक, उनमें हमने नॉर्मल बॉन्ड्स बना बना करके देखा है कि भाई इधर 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 लगाने के लिए 2 बॉन्ड लगा दो, 1 बॉन्ड लगा दो, इस तरह के, यानी लुईस स्ट्रक्चर की स्टडी करी हुई है। एंड लुईस स्ट्रक्चर की स्टडी आप कार्बोनेट आयन का कर सकते हो रेजोनेंस से। जो जो भी फाइनली हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है उसका आप लुईस स्ट्रक्चर बनाने में आपको डिफिकल्टी होगी डायरेक्टली। तो इसलिए अभी भी ये हमारे बहुत काम के हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इनसे रियल प्रॉपर्टी के बारे में आइडिया लगता है। सभी को समझ में आ गया, बात क्लियर हो गया? तो आप लिख लेना एक्चुअल कार्बोनेट, इन एक्चुअल कार्बोनेट आयन each oxygen bears -2/3 charge and bond order of carbon oxygen is 4/3. In real carbonate ion structure, each carbon and oxygen bears a bond order of 4/3 and each oxygen atom have charge -2/3. आया बात समझ में? चलिए बेटा अब अगला देखते हैं। मिटा दे इसको, क्या चीज, वो सब दिखाऊंगा अभी, रुक जाओ। हो गया, ये समझ में आ गया? आइए अब देखते हैं रेजोनेंस इन बेंजीन। हेडिंग डालो, रेजोनेंस इन बेंजीन। बताओ बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C6H6 है ना, C6H6, क्लियर है? तो C6H6 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो दो पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेगा। देखो ध्यान से, और ऐसे ही बनाना जैसे मैं बना रहा हूं। देख मैंने हाइड्रोजन नहीं दिखाया क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं ये कंडेंस्ड फॉर्म में हाइड्रोजन नहीं दिखाया जाता। कोई दिक्कत? आपको दिखाना दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं। ये C6H6 है, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। इसका दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैनेनिमंटल। तो भाई ये जो डबल बॉन्ड है इसको यहां लगा दो, अल्टरनेट ही तो लगाना है। पहला बिटवीन, अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 के बीच में था, अब 1 2 के बीच में सिग्मा, नंबरिंग कर लो। 1 2 के बीच में सिग्मा और यहां 1 2 के बीच में, तो दोनों अलग अलग है ना। ये कैनोनिकल फॉर्म्स है। अच्छा इनको केकुलर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। एक्चुअली साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि ऐसा होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ। अरे बड़ा इंपॉर्टेंट डिबेट था इस पे कि कैसे बन सकता है C6H6, कैसे बना सकते हैं। अब हम लोग आइसोमर समझ गए हैं तो हम रिंग वगैरह बना लेते हैं ना, पहले इतना आसानी से लोग नहीं बना पा रहे थे। इसकी प्रॉपर्टी बड़ी वियर्ड सी होती है ना बेंजीन की, है ना। अभी फिलहाल चलो आगे।
और एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने बोला भाई ऐसा भी तो हो सकता है, थोड़ा ध्यान से देखो, उन्होंने ये बोला कि ये भी तो फॉर्म हो सकता है ना कि ये दो डबल बॉन्ड ऐसे बने और इनके इनके बीच में इस तरह से अरेंजमेंट, जो कि बहुत ही बकवास लग रहा है देखने में। अगर इसको थोड़ा और ढंग से बनाया जाए तो देखो, क्या ये बाईसाइक्लो स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या आप लोगों को? इनको दीवार फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दीज आर दीवार फॉर्म ऑफ बेंजीन। लिखो। हाँ, अरे दीवार यार, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, दीवार ले। बेंजीन की दीवार स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है ना, मजेदार? क्या होगा? अच्छा कह रहे देवर लग रहा है, देखो। हाँ ठीक है, देवर, ननद, देवर, और यही सब करो तुम लोग अब ना। हो गया पढ़ाई हमारा अब। क्या बेटा? नहीं बाबा, कैसे तुम? केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो भी डेवलप हुए हैं सारे फॉरेन कंट्रीज में, मोस्ट ऑफ द पार्ट। मतलब आप समझ लो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर यूरोपियन कंट्रीज ही हैं इसको लेकर के। रशिया भी है ऑफ कोर्स, हाँ वो भी है। नहीं, उसमें बड़ी बात नहीं है उसने अगर ऐसा बोला है तो। एंड ज्यादातर डेवलपमेंट केमिस्ट्री के अंदर जो खतरनाक वाले हुए हैं वो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुए, तो क्योंकि डिस्ट्रक्शन करना था तो उसमें केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल। पॉइजनस गैसेस बनाना, बॉम्ब बनाना, ये सब। नहीं तो वो फिजिक्स का वो डिपार्टमेंट न्यूक्लियर में आ जाता है। चलो, क्लियर हो गया। फिलहाल अभी इसको सिर्फ किताबों में ही नोटबुक में रख करके हम लोग भूल जाएंगे, हम अभी इधर इस पे ध्यान देंगे, ठीक है? हाँ जी, दीवार को दीवार में कैद करके भूल जाओ। अभी हम लोग सिर्फ ध्यान देंगे किस पे, केकुले के स्ट्रक्चर। ओके, मिटा दो इसको, दीवार। अरे इसी को मैं एक्चुअल फॉर्म, अब आपको लग रहा है इतना बड़ा बॉन्ड कैसे होगा, तो मैं ऐसे फ्रेम में लेके आ रहा हूँ, समझ गए? हाँ जी, ऐसा वाला फॉर्म यार, अब तुम लोग समझो बेटा। अरे तो ब्रिज रहता तो मैं ऐसे जोड़ देता। अब ये कार्बन है ही नहीं तो इनको डायरेक्ट जोड़ दिया। यहाँ डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड। कुछ याद आ रहा है आप लोग? अच्छी बात है, तो इस फॉर्म में भी लिखे तो डरना मत, एक ही बात है ये, ठीक है? कहना ये क्या हुआ, सिक्स मेंबर्ड को कैसे बना दिया इसने? ठीक है, तो दीवार फॉर्म। ओके जी, चलो, दीवार और देवर फॉर्म जो भी बोलो आप, तो उनको अभी रहने दे, अभी हम लोग इस पे ध्यान देते। ओके, कैन यू ड्रॉ द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ दिस? ट्राई वन, ट्राई एवरीवन, ट्राई द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ना। हाँ बना ना, बना। और मुझे बॉन्ड ऑर्डर बताओ, कार्बन कार्बन का कितना है? दोनों करना है। गेट द स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। बना लिया बच्चों? आप लोगों ने बना लिया? क्या बनाया इसका? सर्कल बना दिया। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। देखो, ये डॉट 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 ऐसा कर दिया। या फिर कई लोग ना बोलते हैं कि यार ये डॉट डॉट बनाने से अच्छा है एक प्लेन सर्कल बना लो। तो ये मत बोलना कि ये कैसा बॉन्ड है भाई, ये बस उसका एक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, बेंजीन इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ऑल राइट,
अच्छा जी, अब आती है बॉन्ड ऑर्डर, कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर। क्या सबको समझ में आ रहा है? सिग्मा प्लस पाई। बताओ, एक सिग्मा तो सब जगह फिक्स्ड है ना कार्बन। 3 पाई बॉन्ड थे, कितने जगह घूम रहे हैं वो? 3/6 कितना आ गया? 1। इसका बॉन्ड लेंथ जब एक्चुअल देखा जाता है तो वो भी बिटवीन अ सिंगल एंड डबल बॉन्ड के बीच आता है। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ एंड डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ एंड बेंजीन की बॉन्ड लेंथ सिंगल एंड डबल के बीच में आती है। इसका डेटा भी है एनसीईआरटी में, आपके लिए मैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ये 1.5 बॉन्ड ऑर्डर का, इनका बॉन्ड लेंथ मैं ये आपको होमवर्क के फॉर्म में छोड़ दे रहा हूं कि आप एनसीईआरटी से कॉपी करके लिखना कितना पिकोमीटर है ना। अगर मुझे करेक्ट याद है तो 154 होता है सिंगल बॉन्ड का, 154 पिकोमीटर। फिर भी वेरीफाई कर लेना आप लोग और उसके हिसाब से करना, ठीक है। बॉन्ड लेंथ लिखना है ताकि एक आइडिया लगे। अब कई लोग इंटरेस्टेड होंगे, सर इनके ना ऑर्बिटल थोड़े दिखाओ कैसे बन रहे हैं ना। जो थोड़ा बॉन्डिंग अच्छे से पढ़े हुए हैं, जिनके दिमाग में ऑर्बिटल पिक्चर है, वो इसमें इंटरेस्टेड होंगे। तो मैं उनको भी समझा देता हूं कि कैसे हो रहा है। थोड़ा ध्यान से देखो। देखो बेटा, यहाँ पे हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, निकालो इसका हाइब्रिडेशन बताओ। sp2 सबका है ना। तो sp2 है तो इसका मतलब इनमें 3 तो कैसे बॉन्ड है? sp2 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 के वजह से, और एक जो एक्स्ट्रा पाई बन रहा है वो किसके वजह से बन रहा है? pp के ओवरलैप। क्या समझ में आ रहा है? तो ओके बेटा, यहां ध्यान से देखो, ये sp2 के ऑर्बिटल्स है बाय द वे, sp2। ये इधर भी sp2, इधर भी sp2, समझ में आया? ये sp2 वाले, मैं अभी फिलहाल sp2 ये भी sp2 है। ये बेचारा हाइड्रोजन का सिर्फ 1s है। तो sp2 फिर ये sp2, समझ में आ रहा है क्या मोटू लोग? सिग्मा जितने भी बनते हैं सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही बनते हैं। ये सारे sp2 वाले हैं। किनारे वाला कौन सा है? ये हाइड्रोजन है, ये 1s यूज कर रहा है, ये sp2, ये sp2 है। इसका भी समझ में आया? अब मैं इतना खतरनाक सा डायग्राम के बजाय बड़ा सिंपल सा बनाना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ सिर्फ किसका बनाने जा रहा हूं? आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पाई बॉन्ड ओनली। तो बताओ, sp2 हुआ तो कितने लोगों को दिखाई दे रहा है कि फिर तो सर इधर वाले में किस पे था भाई? ऊपर था कि साइड में था? देखना। ओके, अब देखो, इसको मैं यहां दिखाने जा रहा हूं क्या हो रहा है। ये बताओ, हर एक sp2 के बाद हर कार्बन के पास भाई एक s एंड 3p ऑर्बिटल है, जिनमें से sp2 तो यूज हो गया किसमें? हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन ये जो p है ये क्या इसके परपेंडिकुलर होगा? sp2 के फॉर्म्ड ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होगा ये वेकेंट p। तो बस वही दिखाना है, हर कार्बन पे एक p दिखाना है, which is perpendicular to the plane of benzene my dear, these are p orbital। अब बताओ, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस 4 होते हैं ना। अरे 1s2 के बाद 2s2 एंड 2p2, दो यहाँ एक एक, और ये इसमें कुछ भी नहीं होता। तो जब हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा तो कितने लोग कह रहे हैं कि सर इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं तो 3 तो sp2 में आ जाएंगे अनपेयर्ड, और एक अनपेयर्ड किस में आ जाएगा? p में। तो p में ये अनपेयर्ड है, तो मैं सिर्फ अभी उसी को दिखा रहा हूं। अप डाउन कर लेना। अप डाउन क्यों कर रहे पता है ना? पेयरिंग करते समय, बॉन्ड बनाते समय पेयर होना पड़ता है। तो ये ओवरलैप कर गए इसमें, ये पाई बॉन्ड है देखो, ये इनके साथ ओवरलैप कर गया पाई, ये इनके साथ ओवरलैप कर गया पाई। और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को मैं ऑर्बिटल में कन्वर्ट करके देखा हूं, ये सिर्फ मैं पाई को दिखा रहा हूं, इनमें इनमें शेयरिंग हो गया। आ रहा है क्या बात समझ में? अब मैं इलेक्ट्रॉन भी नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि अंडरस्टूड है कि वैसे ही हो।
अब आप कहोगे सर फिर हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बिल्कुल सैंडविच की तरह स्ट्रक्चर बनता है। ये जो कार्बन कार्बन का पूरा 6 मेंबर्ड का रिंग है ना, ये बिल्कुल तुम समझ लो कि स्लाइस की तरह है, एंड ऊपर एक ब्रेड बन वाला और नीचे भी एक बन वाला। किसका है? पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अबव एंड बिलो द प्लेन। सो बेसिकली ऐसा बन रहा है। जब आप हाइब्रिड बना रहे हो तो इट इज बिकमिंग लाइक दिस, वन। अब इसको थोड़ा विड्थ दिखा दो कि ये एक पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। मतलब यार तुम समझो नीचे वाले, अरे याद है ना, ऐसे ऐसे अगर हम जोड़ते हैं तो कैसा बनता है? कैसा बनता है? ये ऐसा बनता है ना, ये ऐसा बनता है ना, यही है ना बॉन्डिंग। तो ऐसे ऊपर वालों को इकट्ठा जोड़ दोगे तो एक पूरा, हाँ सर्कल बोल दो, बट सर्कुलर है नहीं वो, एक्चुअली 3 डायमेंशनल है ऊपर, और एक ऐसे नीचे, और बीच में कार्बन कार्बन का, कार्बन कार्बन का पूरा स्केलेटन है। तो ऊपर और नीचे, हाँ बीच में वही चीज जो तुम बोल रहे हो वही सही है ना, सैंडविच की तरह बन रहा है। सो अबव एंड बिलो इज द पी ऑर्बिटल क्लाउड, एंड बीच में ये कार्बन हाइड्रोजन के पूरे बॉन्ड्स है एक प्लेन में। दिस इज हाउ द हाइब्रिड स्ट्रक्चर विल लुक लाइक। इसको एनसीईआरटी के अंदर कलर डायग्राम से बनाया हुआ है ऑर्बिटल को, ठीक है, तो उसको भी फॉलो कर लेना। कटिंग लगा सकते हो तुम लोग यहाँ पे। अभी मैं आपको जस्ट समझा रहा था कि कैसे बनेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो दिस इज हाउ द हाइब्रिड स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये ऑर्बिटल पैरेलल नहीं होते, जैसे ये और ये आपस में पैरेलल है, तो क्या कभी इनके बीच में बॉन्ड बन पाता क्या इधर से हटके? नहीं। सो एसेंशियल कंडीशन फॉर रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन जिसको बोलते हैं, अभी मैं कॉन्जुगेशन की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने की बात कर रहा हूँ, एक जगह से दूसरी जगह डिलोकलाइज होने की बात कर रहा हूँ। एडजेसेंट ऑर्बिटल जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना है, दे मस्ट बी पैरेलल। ये और ये पैरेलल है क्योंकि सभी के सभी बेंजीन के प्लेन से ऐसे परपेंडिकुलर है, एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो अभी ये दोनों कनेक्टेड थे, अभी ये इसके साथ कनेक्टेड हो गया, ऐसा हो गया, इतना ही फर्क पड़ा। तो दे मस्ट बी पैरेलल, और यही कंडीशन हमारा कॉन्जुगेशन का भी होता है। समझ में आया? तो अब हमें ये समझना है कि भाई इस तरह से इस तरह का जो ट्रांजिशन हो रहा है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन घूम ही तो रहा है। ये जो डिलोकलाइजेशन है इलेक्ट्रॉन का, इसी को कॉन्जुगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हेडिंग डालो, कंडीशन फॉर कॉन्जुगेशन, या उसको आप ऐसा समझ सकते हो कि कंडीशन फॉर रेजोनेंस क्या है। कैसे हम पता करेंगे कि इसमें रेजोनेंस है? कंडीशन फॉर, हाँ बना लो, पहले इसको बना लो उसके बाद। हाँ सारे ही बनाने, अगर तुम्हें जरूरत है तो ये भी बना लोगे तो काम चल जाएगा। ये और ये, क्योंकि कैनोनिकल स्ट्रक्चर वन, कैनोनिकल स्ट्रक्चर टू, हाइब्रिड स्ट्रक्चर दोबारा बनाना है, ये एंड ये साथ के साथ लिख लेना। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर किसका रिप्रेजेंटेशन है? ऑर्बिटल्स का। हाँ बेटा, किन दो में क्या फर्क? ये वाला, इसमें ये मैंने सिग्मा का स्ट्रक्चर दिखाया है और ये सिर्फ पाई का दिखाया है। अरे हर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 था ना, और ये तो p ऑर्बिटल है, क्योंकि sp2 तो ये 3 है, p ऑर्बिटल जो बचा हुआ है ये दिखाया मैंने।
हाँ जी बेटा। हाँ हो गया। आजा। चल बेटा करते हैं, हो गया। हेडिंग डालो, कंडीशन फॉर कॉन्जुगेशन, कंडीशन फॉर कॉन्जुगेशन। कंडीशन फॉर कॉन्जुगेशन मतलब हमें पता कैसे चलेगा कहाँ रेजोनेंस बना सकते हैं, ठीक है। क्या कंडीशन है, अगर आप ध्यान से देखो अभी जो भी मॉलिक्यूल किए हैं उनमें अल्टरनेट था डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन लिख रहा हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक है, वो कोई भी एटम सकता है। डबल, सिंगल एंड थर्ड कार्बन, यानी 1 2 एंड थर्ड पे अगर बात किया जाए तो या तो प्लस हो जाए या माइनस हो जाए या फिर लोन पेयर हो जाए या फिर डॉट इलेक्ट्रॉन हो जाए या फिर पाई बॉन्ड। दीज आर द 5 कंडीशन, इनमें से कोई भी होल्ड करेगा तो वहां रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हम बना पाएंगे, वहां कॉन्जुगेशन हम दिखा पाएंगे। राइट इट डाउन। हाँ जी, ऐसे ही बना के दिखाना है बस। अल्टरनेट, डबल, सिंगल एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू। नेगेटिव, नेगेटिव जब मैं लिखता हूं तो इसका मतलब था कि एक खुद का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया मैंने, ऐसे दिखाया ना नेगेटिव। आप प्लेन दिखाओ, मैं दिखाया कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक खुद का और एक दूसरे का। पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, डॉट एंड पाई। अब बताओ सबसे पहला कौन सा है, पॉजिटिव है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेजोनेंस इन कार्बोकेटायन। हेडिंग डालो, रेजोनेंस इन कार्बोकेटायन। कॉन्जुगेशन, आप इसको कॉन्जुगेशन भी लिख सकते हो, कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटायन। ठीक है बच्चों, आओ देखते हैं। मैं सबसे छोटा स्ट्रक्चर बनाता हूं पहले, उसके बाद बड़े वाले आपको दूंगा भी काम करने के लिए, ठीक है। यहां से थोड़ा कहानी सीरियस होगी तो ध्यान देना। तो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 एंड इस पे कैसा चार्ज है, प्लस। ये कार्बोकेटायन सबसे छोटा लिया है जो इस कंडीशन को होल्ड करे। डबल बॉन्ड चाहिए मेरे को, सिंगल चाहिए, और क्या चाहिए, इनमें से पांचों में से कोई भी एक चीज, तो मैंने प्लस ले लिया, कार्बोकेटायन बन गया। अब एक बात बताओ, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाने हैं तो कितने लोग कह रहे हैं सर आप ऐसे दिखा सकते हो कि भाई यहां प्लस आया और डबल बॉन्ड यहां चला गया। हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिखाना हो वो भी आप दिखा सकते हो। कैसे, यहाँ CH2, यहाँ CH और यहाँ CH2 और डॉट 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 प्लस हाफ प्लस हाफ। बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो कार्बन कार्बन का तो वो भी आ सकता है 1 + 1/2, 1.5। इनमें से आप कुछ भी कर सकते हो, ये सुनो। अब आप अगर ऑर्बिटल देखना चाहते हो तो वो भी दिखा देता हूं कि देखो CH2 CH एंड CH2, जैसे हमने देखा बेंजीन में हमारे पास क्या था, हाइब्रिडेशन sp2। क्या सारे कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, देखो दिख रहा है क्या। इसका मतलब सभी के पास
p ऑर्बिटल होगा, इसके पास वेकेंट है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, और इनके पास वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पाई में इन्वॉल्व है, इन दोनों ने बना रखा है एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब बताओ अगर ये पूरे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर इधर की तरफ चले जाए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे इनको बीच में दिखाता हूं, ये पूरा उठ करके इनके बीच में शेयर हो जाए तो किसका लॉस होगा, किनारे वाले का। तो इसका लॉस हुआ तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस। तो ये CH2 यहां प्लस एंड यहां CH एंड CH2, इनके बीच में डबल। आया बात समझ में। अब इसको देखो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहीं से आपको अगला स्ट्रक्चर डेवलप करना है। रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखाया जाता है, गया कौन, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उठ के कहां गया, इन दोनों के बीच में। तो कभी भी बॉन्ड का माइग्रेशन करते हैं तो हमेशा मिडिल से उसको उठाते हैं, मिडिल से उठाया, इनके बीच में बन रहा है तो इसके मिडिल में डालेंगे एरो डाल करके। हमेशा ध्यान रखना जब कॉन्जुगेशन दिखाया जाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, उसमें एक तो इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, जहां से उठ रहा है वहां उसका टेल, और जहां पे जा रहा है वहां पे उसका हेड होता है। ये बॉन्ड इस जगह से उठाया, एक तरफ समझ लो ऐसे डंडी रखी हुई थी, इसको मैंने उठाया और तोड़ा और यहां से ऐसे टर्न करके इसके ऊपर गिरा दिया। इस डंडी में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन, एक इसका और एक इसका। अब ये इलेक्ट्रॉन उठ के तो आया और वो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसको मिल गया, तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसका चार्ज गायब हो जाएगा, और इसका लॉस हो गया तो इस पे चार्ज। दैट्स हाउ वी शो इट। कई लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, अच्छा ऐसे एरो दिखाना है तो वो प्लस का भी एरो दिखाने लगते, जरूरत नहीं है, प्लस तो इलेक्ट्रॉन थोड़े, माइनस होता तो एक बार ही सोच लेते, प्लस कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, देर मस्ट बी द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस वही दिखाया जाता है और कुछ नहीं, चार्जेस अपने आप आते हैं। आया बात समझ में, दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेशन। कर्व्ड एरो, रिप्रेजेंटेशन थ्रू कर्व्ड एरो, ऐसे दिखाया जाता है। अब हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहां ऑर्बिटल के फॉर्म में देखना चाहोगे तो वो भी दिख जाएगा यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तीनों आपस में कॉन्जुगेटेड है, ये तीनों आपस में इलेक्ट्रॉन दो ही है, यहां से लेके यहां तक, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो प्लीज मेक अ नोट, और मैं अब आपसे यही पूछने वाला हूं, मैंने ऑर्बिटल दिखा तो दिया, पूछने वाला आपसे यही। ठीक है, नोट कर लो इसको।
क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? बोलो, क्लियर हुआ? हटा दो इसको। अब एक काम करो, बेंजाइल ग्रुप कितने लोग को ध्यान है? बेंजीन पे आगे जो CH2 लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? बेंजाइल। पता है ना? ध्यान देना, ऐसे ही बनाना। इसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकेटायन, नाम है इसका, बेंजाइल कार्बोकेटायन। क्या समझ में आ रहा है? बेंजाइल कार्बोकेटायन। क्या आप इसमें कॉन्जुगेशन दिखा सकते हो कि प्लस कैसे कैसे कहां कहां जाएगा? टोटल कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके बनेंगे, इसका दिखाइए। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का क्लास का, एंड इसके बाद वी आर डन फॉर द लेक्चर। हाँ, चलिए करिए इसको अच्छे से। चल बेटा, हो गया? आओ देखे, आओ मैं आपको दिखाता हूं कैसे करना है, ठीक है? चलिए, अभी मैंने आपको सिखाया था कि भाई डबल, सिंगल एंड पॉजिटिव दिख रहा हो तो कॉन्जुगेशन का कंडीशन है कार्बोकेटायन। डबल मिला, सिंगल मिला, इधर पाई मिल गया, इधर डबल सिंगल, ऊपर क्या मिला? प्लस। तो क्या मैं इन तीनों पे हाईलाइट, इस पे दिमाग लगाऊं? अब इस बस इतने ही पोर्शन पे ध्यान से देखना। मैं इनकी नंबरिंग कर लो, 1 2 एंड 3, नंबरिंग कर लो। ये कोई IUPAC की नंबरिंग नहीं है, जनरल नंबरिंग है। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा? भाई इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, यहां 8 8 इलेक्ट्रॉन है, पाई है, और यही पाई उठ के ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो मेरे को पाई बॉन्ड को मिडिल से उठा के मिडिल में डालना है, ये एरो रहना चाहिए। तो जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, बताओ किसका लॉस हुआ? कौन से नंबर्ड कार्बन का लॉस हुआ? किसका गेन हुआ? इसलिए फर्स्ट का पॉजिटिव गया, पहले प्लस था, एक गेन हुआ तो अब 0 हो गया। और जिसका लॉस हुआ उस पर कैसा चार्ज? प्लस। अब अगर इस नंबरिंग को मैं कंटिन्यू करूं तो अब हमारे पास नंबर 3 एंड 4 एंड 5। अब कितने लोग कह रहे हैं कि फिर से कहानी बन रही है सर, डबल, सिंगल एंड पॉजिटिव बन रहा है ना? बोलो। तो अब अगला स्ट्रक्चर बनाने के टाइम पे इस पाई बॉन्ड को मिडिल से उठाऊंगा, 3 एंड 4 के बीच में दूंगा।
ध्यान देना, हमेशा 1 2 3 के ही गेम में सारा कहानी हो जा रहा है। आप चाहो तो 3 4 5 क्या, मेरे को तो बस रिलेटिव दिखाना था ना, इसको वापस से 1 2 3 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कैसे हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे हमने इससे पहले देखा था कि ये पाई बॉन्ड जहां बना रहता है और जहां कमी रह रही है वहां से वहां शिफ्ट हो रहा था, यही हो रहा है यहाँ पे भी। ये पाई बॉन्ड को हम तोड़ रहे हैं, कैसे तोड़ रहे हैं, ये बॉन्ड को मैंने यहां से तोड़ दिया तो यहाँ प्लस आ गया, और इस पे नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके क्या बना लिए, डबल बॉन्ड, इसलिए मैं बीच में दिखा रहा हूं। अभी कहानी खत्म है नहीं, कितने लोग कह रहे हैं फिर से वही कहानी, यहाँ पे आ जाओ 1 2 3 करते हैं। अब बताओ, इस पे 6 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहा इलेक्ट्रॉन है इसके बगल में, ये पाई को उठा करके देख, मैं बाहर से भी दिखा सकता हूं एरो, अंदर से भी, एक ही बात है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। एरो का सिर्फ पर्पज है बॉन्ड कहां से कहां जा रहा है, इधर से, मिडिल से उठाया, मिडिल डाल। कहानी खत्म बिल्कुल नहीं, अभी एक और है। कितने लोग करे फिर से ये 1 2 3 कर दो। अब बताओ 1 2 3 करोगे तो ये पाई बॉन्ड उठा करके यहां डाल दूं तो ऊपर वाले पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ये पहला स्ट्रक्चर और आखिरी स्ट्रक्चर सेम नहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें देखो 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ 2 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड। अरे ये तो वही वाली बात हो गई ना कि सर ये और ये एक ही स्ट्रक्चर है, नहीं बाबा, दोनों अलग अलग है। अरे बेंजीन को देखो बाबा, सिर्फ बेंजीन को देखो, ये दोनों सेम थोड़े। तो यही है, ऊपर कहानी सेम है, अंदर वाले में गेम हो गया, इधर इधर। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने इसके, 1 2 3 4 5, तो आप लिखोगे ये बेंजाइल कार्बोकेटायन है 5 डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बेंजाइल कार्बोकेटायन के पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा, 5 डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेंजाइल कार्बोकेटायन पे। बेंजाइल कार्बोकेटायन पे 5 डिफरेंट रेजोनेटिंग structures are there. Did you get the clarity? अब ये होमवर्क क्वेश्चन देके छोड़ देता हूँ क्लास। होमवर्क आपके लिए ये है, आप मुझे ग्रुप में पोस्ट करोगे। ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन, नाम क्या है, नाम बता रहा हूँ, याद रखना इनको। ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन किसको बोलते हैं, 7 मेंबर्ड। कितने मेंबर, कई लोगों का तो इसी में हाथ तंग होगा, 7 मेंबर्ड ही नहीं बनेगा, ढंग से बनाना। 7 मेंबर्ड अल्टरनेट डबल सिंगल एंड पॉजिटिव, इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम। इसमें आप बताओगे कितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, वो बना लो। इक्विवेलेंट नहीं बनेगा, बस इतना ही फर्क है। हाइब्रिड बनाना है तो ऐसे बनाओ, और यहाँ इक्वल चार्जेस नहीं आएंगे ना। यहाँ जैसे मान ले +1/x आ गया, यहाँ +1/y आ गया, यहाँ +1/y आ गया, आइडेंटिकल है। यहाँ +1/z आएगा, तो अब तू ये बोलेगा कि 1/x + 1/y + 1/z की वैल्यू कितनी होगी, 1। आइडेंटिकल नहीं आएंगे, बस इतना फर्क। अरे सॉरी, इसका इसका 2 टाइम्स ऑफ 1/y। इस बार आइडेंटिकल थोड़े, आइडेंटिकल नहीं है तो चार्जेस भी आइडेंटिकल हम डिस्ट्रीब्यूट। इस बार भी हम ये नहीं बोल सकते बॉन्ड ऑर्डर 1.5, इस बार ये बोलेंगे कि 1 और 2 के बीच में, 1 से ज्यादा 2 से कम, कितना है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, कुछ नहीं बोल सकते इसमें। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्योंकि ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। यही तो फायदा है कॉन्जुगेशन पढ़ने का, कि हम ऐसे जगह भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हैं जो जनरली आपको दिखाई नहीं देता होगा। ये आप इतना सारा नहीं देख पाते ना इसको।
आपको क्या दिख रहा होता कि अच्छा ये प्लस है, इसको घुमा देते हैं इधर से इधर, आप सिर्फ यही दोनों देखते हैं। बट ये बीच के 3 स्ट्रक्चर कहां से आए? ऑल थैंक्स टू कॉन्जुगेशन। इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है वो पता चल रहा है, पाई बनाते बनाते पाई बनाते बनाते घूम रहा है ना। चलो, तो इसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। फिलहाल ये होमवर्क है, एक बार ट्राई करना, नहीं भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर साल का यही रिकॉर्ड होता है बेटा, इसलिए घबराना नहीं। हर साल का ये रिकॉर्ड है। रेजोनेंस ऐसा टॉपिक है जहां बच्चे स्ट्रगल करते हैं शुरुआत के 1-2 दिन, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर आदत बन जाएगी। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। अभी कल इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन है, कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है ना। कार्बन आयन भी है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द रेजोनेंस टॉपिक कल ही कवर होने वाला है। दैट्स ऑल, यू गाइस कैन नाउ लीव द क्लास।